तो ये कहते हैं कि एक तरह की ये ड्रेस हो सब लोगों की, एक धर्म को आप फॉलो करें, एक आपकी कल्चर होनी चाहिए, एक आप जो है खान पान एक होना चाहिए, भाषा एक जैसी होनी चाहिए। तो ये आइडिया कहाँ से आ रहा है इनका? ये आइडिया डायरेक्टली अगर आप ये वी और नेशनहुड डिफाइंड किताब जो इनके दूसरे नंबर के सर संचालक हुए थे, इसको देखेंगे, वी और नेशनहुड डिफाइंड, गोलवलकर की ये किताब है, ये इनकी बाइबल समझ लीजिए या ये आइडियोलॉजिकल पुस्तक है इनकी। अच्छा। इसमें अगर आप मुझे अलाउ करेंगी तो चैप्टर 5 में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान इज़ द लैंड ऑफ द हिंदूज एंड इज़ द टेरा फर्मा फॉर द हिंदू नेशन अलोन टू फ्लरिश अपॉन. What is to be the fate of all those who today happen to live upon the land, though not belonging to the Hindu race, religion और culture? मायने कि भाई हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है और हिंदू रेस रिलीजन के पनपने के लिए है, और बाकी लोगों का क्या होना है जो हिंदू फोल्ड से या हिंदू रेस रिलीजन को बिलोंग नहीं करते हैं. ये बहुत बड़ा प्रश्न है. आगे इसका जवाब ये खुद ही देते हैं. Who fall outside the fivefold limits of that idea, यानी कि हिंदू नेशन, कल्चर, भाषा, इससे बाहर हैं जो लोग, can have no place in the national life. इनका राष्ट्र की जो लाइफ है या राष्ट्र की जो धारा है उसमें इनका कोई स्थान नहीं है, unless they abandon their differences. अपने जितने भी उनके अंतर हैं भाषा के, धर्म के या पहनावे के, adopt the religion, culture and language of the nation. एक ही तरह की भाषा, कल्चर और रिलीजन इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा. एंड कंप्लीटली मर्ज देमसेल्व्स इन द नेशनल रेस. नेशनल रेस के अंदर मर्ज होना पड़ेगा. ये इनका खतरनाक आइडिया है. अब अगले पेज पर ये कहते हैं कि अगर इनको ये फॉरेन रेसेस कहते हैं, जो बाकी हिंदू रेस के बाहर हैं, वो उसको कहते हैं फॉरेन रेसेस. उसके बारे में कहते हैं the foreign races in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture. तो यानी कि जो भी हमारे हिंदू फोल्ड से बाहर है, विशेषकर इनका टारगेट मुसलमान है और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं. ये लोग सारे के सारे हिंदुत्व को ही माने, हिंदुत्व की ही रेस्पेक्ट करें. और आगे कहते हैं मस्ट एंटरटेन नो आइडिया बट दोज ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिंदू रेस एंड कल्चर ऑफ द हिंदू नेशन एंड मस्ट लूज देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस टू मर्ज इन द हिंदू रेस. अपना अलग जो आपका अस्तित्व है, उसको भुलाकर आप हिंदू रेस में मिक्स हो जाइए. और बाकी को कह रहे हैं कि जो रेस है वो विदेशी है. जी 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 हाँ, यानी जो हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं हैं. बिल्कुल. तो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के मानने वाले जो बाहर के हैं, जो भी हैं, वहाँ से आए हैं या ईसाई हैं या मुसलमान हैं विशेषकर, तो इन लोगों को हिंदू धर्म में ही लॉन्ग टर्म का इनका प्रोजेक्ट ये चल रहा है, मर्ज होना पड़ेगा. और मान लीजिए ये कहते हैं आगे के नहीं करते हैं ऐसा, तो और में स्टे इन द कंट्री होली सबॉर्डिनेटेड टू द हिंदू नेशन. अगर नहीं मानते हैं तो हिंदू नेशन या हिंदुओं के नीचे उनको रहना पड़ेगा. क्लेमिंग नथिंग, डिजर्विंग नो प्रिविलेजेस, फार लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, नॉट इवन सिटीजन्स राइट्स. वाह. यानी नागरिकता का अधिकार भी नहीं, इनको नागरिकता का अधिकार भी नहीं मिलेगा. ये जो है वी और अ नेशनहुड डिफाइंड जैसी जो इनकी किताब है इसमें दिया गया है. इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि भाई इनका क्या इलाज होना चाहिए. तो इन्होंने जो हिटलर ने जूस के साथ किया, जो 60-65 लाख जूस को मारा, उसका भी ये समर्थन करते हैं. मुसलमानों को होना चाहिए. तो मुसलमानों के ऊपर भी शायद ये आजमाना चाहते हैं आगे जाकर के. ऐसा लग रहा है. ये तो हेट लिटरेचर हुआ. आप सोचिए इस तरह की चीज़ों को छपने की इजाज़त दी जा रही है जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना रह गए कि हिंसा का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाएगा. क्योंकि दो ये वही है ना, नागरिकता की ग्रेडिंग कर रहे हैं कि हिंदू फर्स्ट क्लास इंडियन होंगे और बाकी सब थर्ड क्लास इंडियन होंगे. तो आप ये कह रहे हैं कि ये 7 धाराओं का जिक्र मोदी जी ने किया, ये गोलवलकर की किताब से आया? पहला तो ये सांस्कृतिक वाली बात आ गई. ठीक, जो मैं सांस्कृतिक वाला इन्होंने कहा कि सांस्कृतिक नक्सलवाद कहता हूँ मैं इसको, कि सांस्कृतिक रूप से सभी लोगों को एक ही धर्म में लाना है. या नहीं आए तो हमारे नीचे रहिए, आपके कोई प्रिविलेजेस नहीं होंगे, कोई आपको सिटीजन्स के राइट्स नहीं मिलेंगे. अब आप इसके अलग अलग प्रारूप लगातार देख रहे हैं. SIR के माध्यम से बंगाल में क्या हो रहा है, मुख्य रूप से मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं.
तो वोट का अधिकार उनसे धीरे धीरे छीना जा रहा है। उनकी एनआरसी या सीए के माध्यम से क्या किया गया, उनकी जो नागरिकता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो इनका आइडिया है उसी की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की इन्होंने बात की है। तो ये सांस्कृतिक रूप से जो है नक्सलवाद मैं कहता हूँ, तथाकथित नक्सलवाद जो इन्होंने कहा है, ये सांस्कृतिक नक्सलवाद है। अब दूसरा जो बिंदु है इनका है वो राष्ट्रीय नक्सलवाद। राष्ट्रीय नक्सलवाद से मेरा अर्थ ये है कि भाई आप ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं और हमें वोट दो, हमें सत्ता सौंपो। अब राष्ट्रवाद की जहाँ तक बात आती है तो जब आप कहते हैं कि हम चीन को लाल आंखें दिखा देंगे, तो वहाँ आप चीन आपकी ज़मीनों पर लगातार कब्जा करता चला जा रहा है, उस बात को दबा करके बैठे हुए हैं। बाहर से कोई विदेशी ताकत, ट्रंप जैसा यूएसए का जो प्रेसिडेंट है, वो आपको धमका दे तो आप ईरान से या रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। तो ये ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से, अगर आप कह ही रहे थे कि भाई हमने घुटनों पे ला दिया था पाकिस्तान को 3 दिन में, तो आप पीओके को वापस लेके आते, आप उनके 4 हिस्से करते, कुछ तो ऐसा करके दिखाते। तो आपने जो दुश्मन घुटने पे आ गया उसको माफ़ क्यों किया? इसका अर्थ ये हुआ कि आपको सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन मिली ट्रंप के द्वारा, आदेश ले रहे हैं। हाँ, आप वहाँ से आदेश ले रहे हैं, उसके अनुसार आप चल रहे हैं। तो इनका राष्ट्रवाद जो है टोटल फर्जी साबित हो गया है। तो ये मैं 2 बिंदु मैंने आपको, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद। तीसरा इनका जो धार्मिक नक्सलवाद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक नक्सलवाद से मेरा अर्थ ये है कि एक धर्म को, विशेषकर मुसलमानों को और ईसाइयों को इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है और मस्जिद को ढा करके मंदिर स्थापना कर दी और मंदिर को संस्थागत रूप से, क्योंकि वहाँ पर चढ़ावा आता रहेगा, तो उसकी लूट मची हुई है। ये इनका धार्मिक नक्सलवाद है कि दूसरे के जो धार्मिक स्थल हैं वो उनमें क्या विवाद थे क्या नहीं थे उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये तो सच्चाई है कि वहाँ पर मस्जिद खड़ी हुई थी, जो बाबरी मस्जिद है, उसको तोड़ा गया, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन वहाँ राम पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, इसका कोई एविडेंस तो आज तक अदालत ने भी नहीं कहा। जी, अदालत भी ये साबित नहीं कर सकती। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए ये टाइटल सूट का मामला है, मतलब जायदाद किसकी है, जमीन पर किसका कब्जा था, जिसका कब्जा था उसको जायदाद दे दी गई। जी। तो ये इनका जो है धार्मिक नक्सलवाद चल रहा है इस देश के अंदर। अगर ये नक्सलवाद की बात करते हैं, दिमागी नक्सल की, तो ये आइडियोलॉजिकल नक्सलवाद इनका है जिसमें ये 3 धाराएं हैं। ये एक बिंदु इनका हो गया। चौथा है इनका शैक्षणिक नक्सलवाद। शैक्षणिक नक्सलवाद का मतलब है कि सभी लोगों के ब्रेन को वॉश करने के लिए सारी शिक्षा व्यवस्था को, जो साइंटिफिक टेम्पर की बात नेहरू जी ने की थी, उससे हटा करके और अपने तंत्र को इस तरीके से वहाँ नीचे से प्रोफेसर से लेकर के वाइस चांसलर, संघी मानसिकता के जो इन्हीं नक्सलवादों को फैलाते हैं, जो मैं एक एक बिंदु बताऊंगा आपको, उनको वहाँ पर जो है बैठा दिया गया है। और सारी की सारी परीक्षा की व्यवस्था जो है इस तरह की कर दी गई है कि वहाँ पेपर लीक हों, और पेपर लीक की जब गहन जांच होगी, जब भी सरकार बदलेगी, तो परिणाम ये आएगा कि इन्होंने पेपर लीक करके अपने ही लोगों को वहाँ पर जो है एडमिशन देने का। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जी, यानी आप ये कह रहे हैं देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। बिल्कुल, लीक यूं ही नहीं हो रहा है पर्चा, किन लोगों को उस लीक के जरिए पहुंचाया जा रहा है, वो अहम बात है, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, ये अपने ही बच्चों को आप देख लेना, ऐसी बातें निकल के आई भी हैं कि फलां के एक परिवार के 4 बच्चे नीट में आ गए, ठीक है, तो ये कैसे हो गए, बाकी लोग क्यों नहीं हो पा रहे हैं? 20 लाख जब वहाँ कम्पीट कर रहे हैं तो इन्हीं के बच्चे 4 कहाँ से? ये सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। फाइनेंशियल करप्शन तो एक पार्ट है इसका, पैसा भी वसूल रहे हैं बाकी लोगों से, लेकिन उसको सेलेक्टिवली अपने बच्चों को लीक करा करके, दिखा करके उनका सिलेक्शन एडमिशन्स में भी, कॉलेजेस में भी और नौकरियों में भी। और ये इसकी तरफ हालांकि हैं तो ये बाबा रामदेव इनके व्यक्ति संघी मानसिकता के, लेकिन उनको भी हवा कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो उन्होंने क्या कहा, अभी 2-3 दिन पहले उनका बयान आया है कि इंटरव्यूज में आप 99% अपने लोगों को, अपने कास्ट के लोगों को भर देते हैं। और ये अगर वास्तविक जांच सिविल सर्विसेज की भी हो जाए, यूपीएससी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिससे सबसे बड़े आईएएस, आईपीएस और तमाम सेवाओं में बच्चे हमारे जाते हैं, निश्चित रूप से ये निकलेगा कि पेपर लीक भी हो रहे हैं अंदर अंदर, जिसका जानकारी पब्लिक में नहीं है, क्योंकि चोरी बहुत जगह होती है। डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, सिविल सर्वेंट कौन बनेगा, प्रोफेसर कौन बनेगा, वाइस चांसलर कौन बनेगा, यानी सिर्फ प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस तक की बात नहीं है।
इतने छोटे स्तर से ये लोग सब चीज़ों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने लोग इन्होंने हर जगह बैठा दिए हैं, अपने लोगों को वहाँ पर पद देते हैं, उन्हीं के बच्चों को या जो लोग इनके संघ के जो है शाखाओं में जाते हैं और बड़े पदों पे पहुँच चुके हैं, तो उन्हीं के बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं ये। तो ये सिलेक्शन में भी और पढ़ाई में भी ये वास्तविक बहुत बड़ा जो है स्कैम इस देश के अंदर चल रहा है। और ये एजुकेशनल नक्सलवाद ये है शैक्षणिक नक्सलवाद, एजुकेशनल नक्सलवाद। तो 3 तरह के 4 तरह के नक्सलवाद मैंने आपको बताए। इसी तरीके से इनका चल रहा है आर्थिक नक्सलवाद। आर्थिक नक्सलवाद का अर्थ ये है कि नोटबंदी कर दो, जीएसटी ले आओ, छोटे व्यापारियों को ख़त्म करो और सारे देश का पैसा अदानी अंबानी अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट की तरफ को डाइवर्ट कर दो, ताकि वो तुम्हें फंडिंग करते रहें और तुम्हारी सत्ता लॉन्ग टर्म तक जो है कायम रहे। तो ये इस तरीके से इन्होंने पूरी जो है एक धारा नक्सलवाद की अलग अलग क्षेत्रों में बाहर रखी है। तो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, तो ये सारे के सारे जो है इनके जो है नक्सलवाद के अलग अलग रूप हैं। और इसका तो जिक्र राहुल गांधी ने भी किया जी। छोटे कारोबारियों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि देखिए ये तो असली सपोर्ट नेटवर्क होता था आरएसएस और बीजेपी का, किस तरह से डीमोनेटाइजेशन के जरिए छोटे कारोबारियों को ख़त्म करके कि सिर्फ और सिर्फ ये बड़े बड़े कारोबारी बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो आप देखेंगे, ये जो सारे के सारे गिग वर्कर्स और ये जो ऑनलाइन सब सामान मिल रहा है, तो ये बड़े बड़े लोग हैं, अमेरिका की बड़ी कंपनीज़ हैं, यहाँ की बड़ी कंपनीज़ हैं। इन्होंने सारे जो किराना व्यापारी और छोटे छोटे दुकानदार थे, इनके सारे व्यापार को कब्जे में ले लिया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, छोटे व्यापारी। हालांकि शुरू में छोटे व्यापारी ही वो वर्ग था जिन्होंने भाजपा को और आरएसएस को ज़्यादा सपोर्ट किया। अब ये सारे के सारे खुद मारे जा रहे हैं। ये बात भी राहुल गांधी जी ने कहा जी। हालांकि राहुल गांधी जी ने जो एक बात और कही कि मैं विचारों की अभिव्यक्ति में अगर कोई बात आएगी तो मैं आरएसएस की भी रक्षा करूंगा, उनके इस अधिकार की। क्या सही थी ये बात? मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। फिर तो ये किताब भी छपनी चाहिए जो हमारे सामने। मैं बता रहा हूँ, मैं कतई सहमत नहीं हूँ और मेरी सलाह मान लो या चेतावनी मान लो राहुल गांधी के लिए साफ तौर पर, आपको नेहरू जी की या अपनी दादी इंदिरा गांधी की, पिताजी राजीव गांधी की गलती नहीं करनी है। देश जो है सत्ता परिवर्तन चाह रहा है, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन आते ही आपको सबसे पहले आरएसएस के कागज मांगने हैं। आरएसएस की इतनी संपत्ति कैसे बनी, आरएसएस की फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये जो सबके कागज मांगते घूम रहे हैं, सबकी फंडिंग प्रश्न पूछते हैं कि भाई किसान आंदोलन है तो कौन फंडिंग कर रहा है, युवा आंदोलन कौन फंडिंग कर रहा है, सीए में कौन बिरयानी खिला रहा है, ठीक है, यहाँ शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था उसमें कौन पीछे था, बाहर से कैसे फंडिंग आ रही है। तो हमें ये देश को जानना का पूरा अधिकार है कि भाई आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ है और क्यों नहीं होगा, आरएसएस की इतनी संपत्ति कहाँ से बन गई, वे अवैध बनी है तो उनको पकड़ो, उनकी जांच हो, उनको जेल में डालने का काम हो। हालांकि कर तो रहे हैं जो कर्नाटका में खासकर गृह मंत्री हैं प्रियंक खड़गे। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में राहुल गांधी के बाद मैंने इतनी मुखर आवाज़ तो किसी की सुनी नहीं है। देखिए, उन्होंने कागज अवश्य मांगे हैं, तो लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, केवल कर्नाटक में करने से नहीं होगा, ये सारे देश में। मेरी तो सोच ये है कि इस संगठन को डिसबैंड किया जाए, डिसमेंटल किया जाए, इसकी संपत्तियों को जब्त किया जाए, इसकी मेंबरशिप। अरे गोडसे ने आप गांधी को मार दिया, बाद में आपने डिनाई कर दिया ये हमारा मेंबर नहीं है क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। धीरेन्द्र झा की किताब आई है गोलवलकर के ऊपर, उसने साफ कहा है कि इन्हीं का मेंबर था और ये अपने मेंबर्स के माध्यम से इस तरह की हरकतें कराते हैं, बाद में उसको डिसोन कर देते हैं। तो ये संगठन बहुत ही जहरीला संगठन है और ये जो मानसिकता मैंने वी और नेशनहुड डिफाइंड वाली बताई, जिसमें ये मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को, किसानों को या इस तरह की जातियां, दलितों को आरक्षण के माध्यम से एक सामाजिक जो वो चल रहा है, वो भी है इसका बिंदु, सामाजिक नक्सलवाद। सामाजिक नक्सलवाद ये है कि समाज के कुछ लोगों के अधिकारों को समाप्त करना है हमें। ये इसमें भी जिक्र किया है इन्होंने कि वर्ण व्यवस्था ही होनी चाहिए, वही सबसे उत्तम है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही व्यवस्था लानी है हमें। ये इनका प्रोजेक्ट का हिस्सा है, अभी ना दिखाई दे रहा हो हिंदुस्तान को, आगे आकर के ये भी होगा। और नहीं, तभी तो वो कह रहे हैं कि अगर आप रह भी रहे तो शर्त ये होगी कि आपको ग्लोरिफिकेशन करना होगा हिंदू धर्म का, और यानी कि उसका एक तरह से महिमा मंडन करना होगा
और वो भी जब हिंदू धर्म कहते हैं तो ये कौन से कोई यादवों की बात थोड़ी कर रहे हैं, दलितों की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो जब ये कह रहे हैं हिंदू धर्म, इसका मतलब ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। है, बिल्कुल। जो ब्राह्मणवाद है, इनका सारा प्रोजेक्ट ये है कि हिंदुत्व के नाम पर भी सबको मूर्ख बना करके और ब्राह्मणों की सत्ता कायम करनी है। और कहना है हिंदू, लेकिन हाँ, कहना हिंदू है, कहना हिंदू है कि भाई हिंदू के माध्यम से सब आ जाएंगे, तो जाट भी आ जाओ, यादव भी आ जाओ, गुजर भी आ जाओ, और वास्तव में खुद संघर्ष नहीं करते सड़कों पे। इनके बच्चे स्वयं के पढ़ते हैं विदेशों में। शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ पर शैक्षणिक नक्सलवाद के माध्यम से समाप्त कर दी, और अपने बच्चों की शिक्षा जो है करा रहे हैं विदेश के अंदर। तो ये बड़ा खतरनाक संगठन इस देश के अंदर चल रहा है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इनके ऊपर जब बैन लगाया था सरदार पटेल जी ने, उसके बाद इस बैन को हटाना और इनको पल्ले पोसने देना, कहीं ना कहीं नेहरू जी जो थे थोड़ा लिबरल माइंडेड थे। उनका ये था कि चलो हमारे बिस्तर में 2-4 सांप भी सोते रहेंगे कोने में। लेकिन पुष्पा जी, राहुल गांधी पे भी इतना कोई विश्वास नहीं कर रहा है कि राहुल गांधी कोई बहुत अग्रेसिव कदम उठा पाएंगे। कल को अगर सत्ता परिवर्तन भी तो होता है तो मुझे लगता है कि ये लोग बस खामोश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे इनकी आदत है कि फिर अंडरग्राउंड चले जाएंगे, लेकिन इन पे कोई एक्शन होगा मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ और ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इनके अगेंस्ट सख्त एक्शन करने की आवश्यकता है, इनको बैन करने की, और कोई आइडिया बचना ही नहीं चाहिए। ये जो वी और नेशनहुड डिफाइंड वाला आइडिया है कि ये केवल हिंदुओं के रहने का स्थान है, और हिंदुओं में भी ब्राह्मण ऊपर बैठेगा, बाकी सबका एक्सप्लॉयटेशन होगा। दलित के आरक्षण के ऊपर भी, जो सामाजिक नक्सलवाद में कहता हूँ, दलित के आरक्षण के ऊपर पूरा इनका फोकस है। दलितों का आरक्षण कैसे ख़त्म हो, इससे बहुत ज़्यादा ये चिड़े बैठे हैं। अभी पिछले दिनों आरक्षण हटाओ करके एक पार्टी या एक संस्था इंस्टाग्राम पे बनाई थी, कई मिलियन फॉलोअर्स आ गए। जी। तो इनका आइडिया क्या है कि दलितों को जो स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, क्योंकि दलितों के बच्चे नहीं पढ़े, ना ही अफसर बने, ना ही इनको कोई अधिकार मिले, तो ये सबसे बढ़िया काम हमारे लिए हो जाएगा। तो हम कम से कम अपनी सत्ता मेंटेन रखेंगे। और उम्मीद है कि दर्शक जो हमारे बेस्ट जज हैं, जिन्हें हम कहा जाए, वो इस बात को सुन रहे हैं। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ, जो भविष्य को लेकर सवाल है कि अभी जबकि हम इस क्षण को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिक तौर पे हम किस दौर से गुजर रहे हैं, आने वाला जो दौर है जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसके बाद 2029 तो थोड़ा सा दूर है, विपक्ष की जो स्ट्रैटेजी है, क्या विपक्ष भी समझ रहा है या सिर्फ मैं और आप समझ रहे हैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? देखिए, जो अमित शाह ने किया या इसने किया, उसके अलावा इन्होंने जिस तरीके से संस्थाओं के ऊपर कब्जा किया है, वो चीज़ भी आपके माध्यम से दर्शकों के तरफ सामने स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है कि भाई समाज ने अपने आप को एक संविधान सौंपा कि संविधान के तहत जो है कोई भी सरकार आएगी वो गवर्न करेगी, और अगर वो गवर्न नहीं करती है उसके अनुसार तो अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं। तो सबसे पहला इन्होंने कब्जा किया चुनाव आयोग के ऊपर। चुनाव आयोग पीसफुल तरीके से पावर ट्रांसफ़र करने का एक संस्था है, यानी कि भाई किसको सत्ता सौंपनी है, लोग जिसको वोट देंगे उसको सत्ता सौंपनी है। लेकिन यहाँ तो जो रेफरी है, जो हारा हुआ है, उसको जिता रहा है। 240 जो इनकी संख्या आई है 2024 के चुनाव में, मैं नहीं मानता इनकी 240 आई है। इन्होंने भारी बेईमानी की है, वोटों को काटा गया है, ऊपर नीचे वोटिंग परसेंटेज की गई है अपनी एडवांटेज के हिसाब से। SIR में और बंगाल के चुनाव में तो सारे देश ने देखा। बिहार का चुनाव जो ये हुआ था, वो उसमें भी इसी तरह की हरकतें हुई। उससे पहले हरियाणा में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में एक तरफा 2024 में जीत रहा है लोकसभा में विपक्ष, और 4 महीने बाद ही वो धराशायी हो गया पूरी तरीके से। तो ये कौन विश्वास कर सकता है इस चीज़ को? तो ये सारी सारी जो है ज्ञानेश गुप्ता नाम का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी केंद्रीय चुनाव आयुक्त, जिसको मैं केचुआ कहता हूँ, केचुआ, इस व्यक्ति के माध्यम से हो रहा है। ये क्या करते हैं कि एक दागी किस्म का व्यक्ति चुनते हैं जिसकी फाइल हो, जिसको दबाया जा सके, जो तुम्हारी बात सुने। तो ये बहुत बड़ा जो है, जो अगर चुनाव के माध्यम से पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर ना हो तो फिर आदमी के पास क्या तरीका बचता है? खैर, आप चुन के आ गए, उसके बाद आप इस मुद्दे को कहाँ उठा सकते हैं, या जनता के मुद्दों को कहाँ उठा सकते हैं? पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। पार्लियामेंट में भी आपने एक पार्टीशन पक्षपाती स्पीकर वहाँ बैठा रखा है, वो किसी की भी का माइक बंद कर देता है। राम मंदिर की चंदा चोरी की, चढ़ावे की चोरी की इतनी बड़ी घटना है, क्या डिस्कशन इन्होंने करने दिया? क्या ये पुलिस एट्रोसिटीज़ जो बच्चों के ऊपर हुई, इन्होंने डिस्कशन उसका करने दिया? पूरी पार्लियामेंट का सेशन वॉश आउट हो गया, लेकिन इन्होंने डिस्कशन नहीं होने दिया। FIR दर्ज नहीं होने दी। कह रहे हैं अपनी SIT बिठाएंगे हम,
जिसमें पुलिस प्रशासन किसी पे विश्वास नहीं है और एसआईटी ने सबको आज़ाद कर दिया। जी जी जी। अब कोई गुनहगार बचा ही नहीं, यानी चंदा में डकैती हुई ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि भाई ये लेजिस्लेचर जो है हमारी, ये संसद फेल हो रही है। अब इनकी शिकायत लेकर के कोई कहाँ जा सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और वो व्यक्ति बैठा हुआ युवाओं को कॉकरोच बता रहा है। राम मंदिर चढ़ावे की PIL उसके सामने गई तो कह रहा है आराम से कर लेंगे, जल्दी क्या है, सब लोग सपोर्ट करके भाग जाएंगे, पैसे को सबूत गायब कर देंगे, उसके बाद करोगे। कुछ लोगों ने कहा भाई ये बच्चों पे एट्रोसिटीज हुई हैं, इसके वीडियोस हैं, भाई हमारे पास टाइम नहीं है। अरे श्रीमान जी, आपके पास टाइम नहीं है तो इस्तीफा दे करके निकल लो। एक जज आपका कहता है कि देखो 27 लाख आदमी को वोट काट दिए SIR में, क्या हो गया, अगली बार वोट देना। मेरे जैसा कोई वकील वहाँ होता तो मैं कहता श्रीमान जी आपकी मतलब चुनाव तो 5 साल बाद है, तो आपकी तनख्वाह भी 5 साल बाद क्यों ना दे दी जाए। देश में मजाक हो रहा है। तो इन्होंने जुडिशरी के ऊपर भी कब्जा कर लिया है, लेजिस्लेचर के ऊपर कब्जा हो गया, जुडिशरी के ऊपर कब्जा हो गया, सरकार इनकी खुद की बनी हुई है, उसमें तरह तरह के कर रहे हैं, और इस सबके ऊपर पर्दादारी डालने का जो काम है वो मीडिया कर रहा है। तो मीडिया भी कैप्चर हो गया। तो चारों स्तंभ जो लोकतंत्र के हैं उनके कब्जे में आ गए। तो अब इनके सामने क्या चारा है, विपक्ष क्या करेगा? अब विपक्ष के पास क्या चारा बचता है? अब विपक्ष कह रहा है कि अभी राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था जिस दिन संसद, ये 13 तारीख को, उन्होंने कहा था कि साहब मैं इनकी नींद हराम कर दूंगा, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा अमित शाह और मोदी को, ऐसा एक बयान आया। आप ये समझ लीजिए राहुल गांधी जी, ये किसी हालत में भी, इनकी चमड़ी भी मोटी है, इनकी दमड़ी भी मोटी है, किसी हालत में आपके कहने से इस्तीफा नहीं देंगे। ये फिजिकली उठा करके भगाए जाएंगे। एक ही तरीका बच रहा है अब देश के अंदर, जब जुडिशरी आपकी ना सुने, पार्लियामेंट आपकी ना सुने, और चुनाव आयोग इनका पिट्ठू बनकर बार बार इन्हीं को जिताए, तो आप ये सोच रहे हो 2029 में जो है लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, आपको दोबारा आने का जो है मौका दे दिया जाएगा, फिर बेईमानी कर लेंगे। फिर आप क्या करोगे? जब बेईमानी हो रही है तो फिर आपके पास यही चारा बचता है कि आप, जो मैंने ये स्टुअर्ट मिल की किताब में लाया हूँ, आपके दर्शक देख सकते हैं, ऑन लिबर्टी जी, ये बहुत ही जो है फंडामेंटल किताब है। ये कहता है कि अगर सरकार कोई भी वो जो है कानून के हिसाब से ना चले, संविधान के हिसाब से ना चले, नागरिकों के अधिकारों को कुचलने का काम करे, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या जनरल रिबेलियन कर देना चाहिए, वो जस्टिफाइड है। तो आंदोलन हुआ तो अभी जंतर मंतर जी, आंदोलन हुआ, लेकिन उसको कुचलने का काम किया। आंदोलन के बाद वो बच्चे थोड़े से जो है इमेच्योर थे या जैसा भी जल्दबाजी में, उनको कहना चाहिए था कि भैया 20 तारीख तक का हिसाब हुआ है इसके इस्तीफे से, धर्मेंद्र प्रधान के। 20 तारीख का हिसाब कब होगा? 20 तारीख को जो अपराध किया है वो होम मिनिस्टर ने अपराध किया है, होम मिनिस्टर इस्तीफा दे जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अब मेरी सलाह तो ये है कि अगले चुनाव का इंतज़ार करने से पहले, 3 साल दूर है, 3 साल में किस राजा का राज, क्या ये नया गणित कर दें, क्या ये नया पुलवामा खेल दें और कोई गेम खेल दें? तो राहुल गांधी को तमाम संगठन, जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, यूथ संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको बुलाना चाहिए, और दिल्ली को जो है रामलीला मैदान ले ले या जंतर मंतर, उस पर एक विशाल आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए। अगर ये राहुल गांधी, ये पॉलिटिकल पार्टीज ये सोचें भैया जेनजी अपने आप कर लेगा, किसान अपने आप मर जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे, तो माफ कीजिएगा ऐसा होने वाला मतलब इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी जाएगी तो हम हम आ जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ तो ये समझिए कि मुसलमानों को तो दम निकलने को हो रहा है और आप कुछ भी करने को तैयार नहीं है। किसानों का दम निकलने को हो रहा है, युवा मतलब बिल्कुल अपने भविष्य से आजिज आ चुका है। किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए हैं, आप ये सोचें कि स्वतः ये लोग आंदोलन करें और मैं सत्ता में प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है। आप लीड करिए, आप लीडर हैं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप इसकी परमिशन मांगो। ये परमिशन नहीं देंगे गारंटीड, ये कहेंगे कि भाई हम कोई परमिशन नहीं देते, तो आप दिल्ली घेरो, दिल्ली की ब्लॉकेड शांतिपूर्ण तरीके से करो जिस तरीके से किसानों ने की थी। आप टारगेट बनाइए, अखिलेश यादव से कहिए 25 करोड़ लोग हैं यूपी में, तुम चाहते हो यूपी का मुख्यमंत्री बनना, तो अखिलेश यादव जी 1 लाख आदमी लेकर के यूपी गेट पे आके बैठिए। सचिन पायलट, तुम कह रहे हो मैं बनूंगा वहां का मुख्यमंत्री, लाओ 40-50 हज़ार आदमी राजस्थान से। हुड्डा तुम भी लाओ 1 लाख आदमी, पंजाब वाले लाओ, जो इनके सांसद हैं वो 10-10, 5-5 हज़ार आदमी लाएं, जो इनके विधायक हैं वो 2-2 हज़ार आदमी लाएं, किसान संगठन वहाँ जुड़ें। आप ये सोचो, जब गेम अनफेयर नहीं है तो आपको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जो स्टुअर्ट मिल कहते हैं,
ऑन लिबर्टी किताब में ये करना पड़ेगा और ये और सब कोई तरीका संविधान नहीं। के हिसाब से जायज़ है। आंदोलन जनता का भी हक है, पॉलिटिकल पार्टी का भी हक है। और आप सही कह रहे हैं कि जब नाजायज़ तरीके से सत्ता पर कब्जा किया हो तो जायज़ तरीके से चुनाव के ज़रिए कैसे बाहर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्पेंद्र जी। बातें तो बहुत थी, बहुत सारे मुद्दे आपसे चर्चा में करने थे। मुझे लगता है इसका पार्ट 2 हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।